नमस्कार। अपने लेक्चर सीरीज़ के क्रम में आज पुनः एक बड़ा ही समसामयिक टॉपिक लेकर के आपके बीच में अस्थमा वर्सेस सीओपीडी। बड़ा कन्फ्यूजन होता है। पेशेंट आपके पास आता है और आप कंफ्यूज होते हैं कि इसको अस्थमा है कि सीओपीडी है। कहीं बुक्स में आपको शायद ढूंढेंगे, आपको ढूंढते ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन आपको नहीं मिलेगा कि किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करें कि पेशेंट अस्थमा का है कि सीओपीडी का है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, इस तरीके के पेशेंट आपको खूब मिलेंगे और उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ा सा इंगित करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम पेशेंट को कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट अस्थमा का है कि सीओपीडी का है। दोनों में सांस फूलती है, दोनों में खांसी आती है, पेशेंट आपके पास बैठा हुआ है और आप कंफ्यूज हैं कि इसको अस्थमा का ट्रीटमेंट दिया जाए कि सीओपीडी का ट्रीटमेंट दिया जाए। आखिर कैसे इसको पहचाना जाए? बहुत ही सरल तरीका है। इसको हम कई भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एज। तो पहले आपको देखना है एज। अस्थमा के पेशेंट की एज यानी आप हिस्ट्री लेंगे तो अब ये नहीं कि 70 साल के व्यक्ति को अस्थमा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम हिस्ट्री में जाएंगे तो अस्थमा का पेशेंट आपको रिलेटिवली बताएगा कि हमें ये बचपन से प्रॉब्लम है या यंगर स्टेज से उसको ये प्रॉब्लम होती है। यानी एज यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? कंपैरेटिवली यंगर होगा पेशेंट। जब से उसको अस्थमा हो रहा है वो यंगर होगा। और सीओपीडी का पेशेंट क्या होगा? ये ओल्ड होगा। यानी सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ये 40+ के बाद में स्टार्ट होती है और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो पहला तो आप एज से ही एक हमारे पास आइडिया आता है। दूसरा, हम उसकी पर्सनल हिस्ट्री पे जाएंगे। सीओपीडी का पेशेंट ये स्मोकर हो सकता है, ये स्मोकर हो सकता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। यदि स्मोकर है तो उसको सीओपीडी आज नहीं तो कल उसको होना ही होना है। तो यदि स्मोकर है और उसके साथ आपको ब्रीथलेसनेस मिल रही है तो वहाँ पर संभावनाएं सीओपीडी की ज़्यादा बन जाती हैं। ऐसा नहीं कि नॉन स्मोकर जो हैं उनको सीओपीडी नहीं हो सकता, उनको भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये आप पर्सनल हिस्ट्री पे जाएंगे तो वहाँ से आपको मिलेगा ये नॉन स्मोकर होगा। ठीक है। तीसरा आपका तरीका है एस्कल्टेशन। एस्कल्टेशन एस्कल्टेशन क्या होता है? आप अपना स्टेथो उठाएंगे और ज्यों ही उसके लंग्स के ऊपर रखेंगे तो एस्कल्टेशन से आपको क्या मिलेगा? अस्थमा में आपको क्या मिलेगा? यहाँ वीजिंग मिलेगी। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर आपको वीजिंग साउंड मिलेगी। यहाँ पर सीटी बजने जैसी आवाज़ होगी तो वो अस्थमा है। और यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ क्रेपिटेशन मिलेंगे, यहाँ क्रेप्स मिलेंगे, यहाँ क्रेपिटेशंस मिलेंगे। बस आप समझ लीजिए क्रेपिटेशंस हैं तो वहाँ पर सीओपीडी है और यदि वीजिंग साउंड है तो वहाँ पर अस्थमा है। ठीक है। अगला एक पॉइंट इम्पोर्टेंट, ज़रा महाज्ञानियों के लिए पॉइंट बता दें कि कुछ ज्ञानी लोग भी हैं, क्या करवाते हैं? स्पायरोमेट्री करवाते हैं। एक मशीन होती है, एक डिवाइस होती है, उसमें फूंकना पड़ता है कि उसमें एक्सपेल किया जाता है, फूंकना पड़ता है। तो
उसमें क्या होता है, फूंकने से कि उसका देखा जाता है कितनी स्ट्रेंथ में वो एक्सपेल कर पाता है। तो दोनों की रीडिंग लिख लेते हैं। उसके बाद फिर उसको ब्रांकोडायलेटर दिया जाता है, यानी कोई इन्हेलर दिया जाता है जिससे ब्रांकोडायलेटर दिया जाता है। जो ही ब्रांकोडायलेटर देंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी अस्थमा के पेशेंट की, ये ट्रेमेंडसली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाएगा। और सीओपीडी के पेशेंट में उसको ब्रांकोडायलेटर देने के बाद में उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये महाज्ञानियों का पॉइंट हो गया कि स्पायरोमेट्री करवाइए, और वहाँ से आप देखिए यदि स्पायरोमेट्री में ब्रांकोडायलेटर देने के बाद में उसकी एक्सपेल स्ट्रेंथ बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो वो अस्थमा है। यदि कम बढ़ती है तो वो सीओपीडी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम अस्थमा और सीओपीडी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आगे सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है, वो तो पैनिक ही है। जो पेशेंट आपके पास आया है वो पैनिक है, वो रेस्टलेसनेस में है, उससे ज़्यादा हमारा क्लिनिशियन रेस्टलेसनेस में पहुंच जाता है, वो पैनिक हो जाता है। आपको पैनिक नहीं होना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका SpO2 देखना है, SpO2। और SpO2 सीओपीडी के पेशेंट के SpO2 को 90 प्लस 92 प्लस करने के चक्कर में मत रहिए, यही मैं बताना चाहता हूँ। सीओपीडी के पेशेंट के SpO2 को ये 96 मोर देन 96% करने के चक्कर में मत रहिए, कभी भी नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये यहाँ पर आपका टारगेटेड SpO2 88% होना चाहिए। 88% यदि आप अचीव कर लेते हैं तो पेशेंट को आप ठीक कर ले जाएंगे। उसको ऑक्सीजन दीजिए और सिंपली निमोलाइज करवाएंगे। एक बार निमोलाइज करवाने से यदि उसको आराम नहीं मिलता, 5 मिनट के बाद फिर आप निमोलाइज करवाइए, फिर आराम नहीं मिलता फिर आप निमोलाइज उसको करवाइए। एकदम पहले ही से उसको स्टेरॉयड और ब्रांकोडायलेटर्स पे आप नहीं आ जाएंगे। सबसे पहला काम है उसको निमोलाइज करवा करके उसकी ब्रीथलेसनेस को कंट्रोल करना। और अस्थमा के पेशेंट में जो होता है, इसमें टारगेटेड SpO2 आपका 92% से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन देना पड़ जाए तो ठीक है, 92% से ज़्यादा यहाँ पर आपको SpO2 मेंटेन करके रखना है। और यहाँ भी उसको नेमलाइज करवाना है। और पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ऑक्सीजन देना है और नेमलाइज करवा करके ही पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करना है। यदि उससे आराम नहीं मिलता है फिर आप ब्रांकोडायलेटर्स और स्टेरॉइड्स के लिए जाएंगे। और यदि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन जैसे लक्षण मिलते हैं, उसको पेशेंट को बुखार भी आ रहा है, इन्फेक्शन के लक्षण मिल रहे हैं, तो आप किसी एंटीबायोटिक के लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से धैर्य रखते हुए, बिना पैनिक हुए, आप अस्थमा और सीओपीडी को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। उनका एक्यूट एक्जासर्बेशन जो है उस फेज़ को अच्छे से पार कर सकते हैं।